आदरणीय श्री देवराम पुरोहित जी, देनु प्रसाद एग्रीवेट भाबर बनासकांठा गुजरात, और आज गो सेवा एवं गो उत्पादन से आर्थिक उद्यमिता पर हमारे युगार पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं आदरणीय देवराम पुरोहित जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? जी जी जी, स्वागत है जी। नमस्कार सभी को, स्वागत है। जय गौ माता। गौ माता की रक्षा पूजन सेवा से हमारा देश होगा चमन। आज इस शिविर में पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा हृदय से नमन। जय गौ माता, जय गोपाल। कल अपने काफी चर्चा हुई थी गौ माता के विषय पर, और कल मुझे भूपेंद्र जी शास्त्री जी ने विशेष बताया था कि प्राकृतिक खेती पर विशेष चर्चा करनी है। हालांकि कल भी चर्चा हुई थी हमारी। तो यहाँ सभी महानुभाव विराजे हुए हैं और सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। तो सभी लोग जानते हैं गौ माता की महिमा और गाय की शक्ति क्या है वो। और जब प्राकृतिक खेती की बात आती है तब ये एकदम तय है कि गाय के बिना नेचुरल फार्मिंग के या प्राकृतिक खेती के संभव ही नहीं है। और यदि गाय की गतियों को समझ ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। कल 2-3 बातें हुई थी हमारी। कुछ महानुभावों ने बताया था कि हमारी जमीन कठोर हो जाती है और हमारे पास में पेस्टिसाइड का कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की बातें कल हुई थी। तो सज्जनों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज मैं इस प्लांट में बैठा हूं जहां पर हमारे प्रोडक्ट बनती है। ये गौमूत्र की डेयरी है पूरी। और महोदय, आप स्पीकर ऑन किए हैं? थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही है। कृपया स्पीकर अगर कोई चालू हो तो वो बंद करके साफ आवाज आए, ताकि क्योंकि ये हाँ, रिकॉर्डिंग होती है। ये अभी किसान लगातार सुनते रहते हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। जी अभी आवाज सर अभी आ रही है? हाँ हाँ, अभी आवाज मेरे आवाज थोड़ी सी महोदय मेरे कट रही है आवाज आपकी। एक हाँ, किसान लगातार फिर को ये लिंक भेजी जाती है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड होता है, ये ऊपर भेजते हैं तो किसान सुनते हैं। थोड़ा सा साफ आवाज आए ऐसा प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल आपका आवाज साफ मिले। अब देखिए के प्लांट पर मैं आपको मेरे पीछे गौमूत्र का प्लांट दिख रहा होगा पूरा। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि हमारी जो प्राकृतिक खेती का समाधान है वो गाय है। गाय के बिना प्राकृतिक खेती संभव नहीं है, ये एकदम तय है। हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं से भी पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद ले आएंगे, यदि गाय हमारे साथ नहीं है तो हम लोग प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग करना संभव ही नहीं है। और यदि गाय हमारे साथ है तो कुछ असंभव है ही नहीं। एक हमारे मित्र है, वो कई बार कहते थे कि गाय मरी तो बचता कौन और गाय बची तो मरता कौन। यदि गाय है तो कोई मरने वाला नहीं है और गाय नहीं है तो कोई बचने वाला भी नहीं है। इसलिए गाय कैसे परिवारों में रहे, गाय की बहुलता कैसे बढ़े, इस पर चिंता का विषय है। और आज के जो इस समय वर्तमान समय की मैं बात करूंगा तो इस समय गाय घर में से गलियों में और गलियों में से गौशालाओं में आकर के दया का पात्र बनकर के अपना जीवन निर्वाह कर रही है। ऐसा स्पष्ट सभी महानुभावों को ध्यान में आता होगा कि आज गौमाता है किसान के घर से या गोपालक के घर में नहीं रही, या बहुत कम रही है, बीज मात्र। अधिकांश गलियों में आ गई है और गलियों में आप जैसे भामाशाहों ने मिलकर के उसके गाय माता के ऊपर दया करके गौशालाएं बनाई है और गाय गौशाला में प्रवेश किया है। लेकिन साथियों, गौशाला गोरक्षा का समाधान नहीं है और बिना गोरक्षा के सृष्टि का पालन पोषण भी संभव नहीं है। आज अनावृष्टि अतिवृष्टि, कल भी मैंने बताया था कि गाय के न रहने के कारण ये सारी
व्यवस्थाएं बढ़ रही है। इसलिए गाय को स्थापित करना है तो हमें गव्यों का मूल्यवर्धन करना होगा। गाय की गोमूत्र है, गोबर है, दूध है, उसका मूल्यवर्धन करना होगा। और जो गाय रख रहा व्यक्ति है, जो गाय पाल रहा है, उसको अधिकतम पैसा कैसे मिले, वो अधिकतम प्रसन्न कैसे रहे। क्योंकि आज के इस काल में अगर सुख का है तो सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास धन है, अर्थ की प्रधानता है, और वो रहेगी, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। हम कहेंगे कि भाई तुम गाय पालो, ये करो, वो करो, सब कुछ, तो वो तभी संभव है जब हम गाय के माध्यम से अर्थ उपार्जन की व्यवस्था बता सकते हैं, और वो हम साइंटिफिकली बता सकते हैं कि ये संभव है। कल भी कुछ महानुभावों से कहा था कि कैसे करें, क्या करें, तो आज मैं योग से उसी प्लांट में हूँ जहाँ गोमूत्र का प्रोसेस होता है। यहाँ 1500 लीटर गोमूत्र रोज आता है, और उसकी बहुत सारी औषधियां, और इसमें अधिकांश औषधियां है, 90% औषधियां जो है वो आपकी खेती में ही उपयोग होती है। तो खेती में कैसे उपयोग होती है, किस तरह से होती है, ये मैं बताने के लिए आपको बता सकता हूँ। यहाँ हालांकि हमने इसको पूरा प्लांट का स्वरूप दे दिया है, पूरा ऑटोमेटिक बना रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे आपके जंतुनाशक दवाएं हैं, आप फंगिसाइड है, हर आपके पेस्टिसाइड है, इन सब का समाधान गोमूत्र है। हमने गोमूत्र में से, गोमूत्र के साथ में कुछ ऐसे, जैसे आपके गार्लिक्स हो गया, चिल्ली है, नीम है, इनका एक मिश्रण करके, अगर सुभाष पालेकर एसपीएनएफ खेती का किसी नाम सुना होगा, तो उसमें 10 पानी और निमास्त्र का एक योग है। तो हमने निमास्त्र और 10 पानी अर्क दोनों का ही, क्योंकि किसान को घर में बनाना नहीं है और ना वो बनाने का अभ्यास है उसका, उसको बाजार में से रेडीमेड लाना है और यूज करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ एक प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम है धन रक्षक। और धन रक्षक साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसका प्लांट आप अपने में भी डाल सकते हो। प्लांट कोई बहुत बड़ा वैसे विषय नहीं है, हम छोटे पैमाने में भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा प्लांट रहेगा तो इकोनॉमिकल वायबल रहेगा। और जब तक कोई किसी भी प्लांट में या प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रहेगी तो उसको चलाना संभव नहीं है। जैसे आज हमारे साथ में गाय है, मैं गाय को भी उद्योग देख रहा हूँ, तो गाय सबसे बड़ी उद्योग है, सबसे बड़ा अर्थ देने वाली है। लेकिन गाय के हम लोग गोमूत्र गोबर पे ध्यान नहीं दिया हमने, और गाय के दूध पे ध्यान दिया था। गाय के बैल का पैसा मिलता था, जो बैल का स्थान आज ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो बैल का पैसा नहीं मिल रहा है। उसी कारण आज गायें भी हमारे बीच में से कम होती जा रही हैं। इसलिए यानी कि एक कहेंगे, एक फैक्ट्री का मुख्य प्रोडक्ट है, उसका रेवेन्यू खत्म हो जाए तो फैक्ट्री खत्म हो जाएगी। वैसे हुआ है कि गाय के बैल का उपयोग खत्म हो गया तो बाकी चीजों में ध्यान नहीं दिया उन्हें। तो आज मैं विशेष करके, कल भी मैंने कहा था कि गोमूत्र पर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि दूध का भी उपयोग हो रहा है, गोबर का भी यथासंभव उपयोग हो रहा है, भले उसमें कुछ न कुछ और हम निकाल सकते हैं। आजकल हमने गोबर में से भी एक प्रोडक्ट, एक द्रव्य निकाला है, लिग्निन। लिग्निन जो बायो पॉलीमर है, बायो प्लास्टिक है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जानते होंगे लिग्निन क्या है। तो ये बायो प्लास्टिक जो है, ये भी एक तरह से आज प्लास्टिक हमारा देश के लिए एक प्रदूषण का कारण बन रहा है। वो गोबर में से निकलता है, और हमने ये प्रयोग करके देखा है। हालांकि इसके लिए एक बड़ा प्लांट भी लग रहा है गुजरात में, सुरेंद्रनगर जिले में। अगर वो शायद मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर तक वो रनिंग में आ जाएगा प्लांट भी। तो उसमें जैसे बायोगैस प्लांट लगते हैं, बायोगैस प्लांट में अब तक एक मतलब खाद और गैस दो ही चीज निकलती थी, उसमें तीसरी चीज भी हमने निकाली, जिसको हम लिग्निन कहेंगे या बायोप्लास्टिक कहेंगे, जिसका मार्केट बहुत अच्छा है। मतलब ये प्लांट जो अपना लग रहा है काफी 70-80 करोड़ के खर्चे से बन रहा है, और इस प्लांट में आप अक्टूबर-नवंबर तक हमारा रनिंग में आ जाएगा प्लांट भी ये। तो आप यहाँ कभी गुजरात में आए तो मैं इस प्लांट को आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरा कहने का भाव है कि गोबर गोमूत्र पर काम किया जाए तो आज बहुत बड़ी प्राकृतिक खेती की समस्या है। जिन महानुभावों ने मुझे बताया था कि हमारी जमीन कठोर हो गई है, कल की बात किसने बताया था कि एमपी में या बिहार के कोई सज्जन कह रहे थे कि हमारी जमीन बहुत कठोर हो गई है। कठोर जमीन के कारण ही जमीन में कार्बन का प्रश्न था सर। ये जमीन कठोर हो गई है, ये नर्मदापुरम से प्रश्न था सर।
हाँ, तो ये नर्मदापुरम में ये पूरे देश की स्थिति है। पूरे देश में ही गोबर जो है खाद खेत को कम मिल रहा है और हम लोग डीएपी यूरिया डालते जा रहे हैं। आप कितना भी डीएपी यूरिया डाल लो, यदि उसको पर्याप्त मात्रा में गाय का गोबर नहीं मिला तो जमीन को कठोर होना है और होना है। तो अभी पर्याप्त मात्रा में गोबर तो हमको मिल नहीं सकता है, इसलिए हमने ऑप्शन निकाला है कि गोमूत्र पूरा वेस्ट हो रहा है। तो गोमूत्र का भी अगर अच्छे से छिड़काव हो तो भी आपकी जमीन में एक नमी बनी रहेगी, एक मॉइस्चराइज और नरम जमीन बनेगी, कुछ कार्बन का प्रमाण भी बढ़ेगा, क्योंकि गोमूत्र में भी बहुत सारी चीजें हैं, गोबर में भी। हालांकि गोबर गोमूत्र दोनों की आवश्यकता है जमीन में। का एक प्रमाण है गोमूत्र का, किसी मैंने कहीं पढ़ा है कि 100 लीटर पानी में 1 ग्राम गोमूत्र तो जाना ही चाहिए। आप अगर खेती में पानी पिला रहे हो जमीन में तो 1 ग्राम गोमूत्र जाना जरूरी है। अब हम 1 ग्राम गोमूत्र तो कभी देखने को नहीं मिलता था। पहले मैंने कहा था, पहले तो प्राचीन काल में हमारी व्यवस्था थी कि गाय स्वयं खेत में जाती थी और अपना गोबर गोमूत्र दे आती थी। कई लोग ऐसा भी करते थे कि जमीन खराब होती थी तो जमीन को छोड़ देते थे 1-2 साल के लिए, फिर वहां हरी घास या जो होती थी उसमें वही कल्टीवेशन कर लेते थे। तो ये सारी समस्याएं बहुत पीड़ाजनक है और अगर इस अभी भी हम सावधान नहीं हुए तो आगे भी ये पीड़ादायक कष्टदायक होगी और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम एक भयंकर जीवन देके जाएंगे। इसलिए अभी से सावधान होने की आवश्यकता है। वर्तमान नहीं सुधारेंगे तो भविष्य कभी नहीं सुधर सकता है। और गायों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, गोमूत्र मिलेगा कहां से महानुभाव? आज हम इतने लोग 25-30 लोग जो है आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आज के जो यहाँ इस सभा में 30 लोग हैं, ये एक लोग लाख के बराबर है। यदि हम लोग सभी हमारी ताकत के साथ में विषय रखें, और विषय एक जगह रखने से काम नहीं आएगा, हमें तो हर प्रांत स्तर पर, हर तहसील, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर तक कैसे इस विषय को ले जाए और कैसे गाय के माध्यम से खेती करवाए, क्योंकि गाय के बिना खेती संभव ही नहीं है। आज कई लोगों को लगता है यार दूध नहीं मिल रहा है। वैसा दूध नहीं मिल रहा अलग बात है, गोबर गोमूत्र तो दे रही है वो, लेकिन सामान्य छोटा किसान के लिए आज ये संभालना बहुत मुश्किल काम है। गाय नहीं संभाल पाता है वो, दूध के माध्यम से आर्थिक रूप से गाय नहीं पोसाएगी। इसलिए हमें गाय के अलावा और किस चीज से किसान को रेवेन्यू दे सकते हैं, इस पर हमें चिंता करने की महती आवश्यकता है। मैंने कल ही बताया था कि हम लोग अभी इस प्लांट के माध्यम से प्रति माह 3 लाख रुपए दे रहे हैं किसानों को, यानी कि एक गाय से किसान को 50 रुपया दे रहे हैं। ये 50 वाला अगर 100 रुपया दे दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसान गाय रोड पे घूमती हुई गाय अपने घर में बांध देगा। वो अपने लिए, वो गाय के लिए नहीं बांधेगा, अपने परिवार चलाने के लिए बांधेगा। और पूर्व काल में भी, हमारे जो प्राचीन काल में भी ऐसी व्यवस्थाएं रही है कि हम हमारी बहन बेटी की विवाह करते थे तो साथ में गाय देते थे कि गाय के माध्यम से उसका परिवार का निर्वहन होगा। तो गाय देने वाली थी। आज तो गाय दया का पात्र बन रही है। इसलिए गाय जब देने वाली बन जाएगी तो स्वतः गोरक्षा हो जाएगी, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब गाय घर में होती है तो गांव किसान के पास में काम बढ़ता है। तो जो आज साहब देखिए, छोटे छोटे गांवों में किसान चौटे पे बैठा हुआ मोबाइल देख रहा है। इसलिए देख रहा है कि उससे घर में काम नहीं है। काम महीने की खेती है, सुबह शाम खेती कर ली, दिन में बैठा रहेगा। घर में अगर गाय है तो उनको और काम मिलेगा तो गाय के पास रहेगा तो उसको अच्छी वातावरण मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, और कम से कम मोबाइल से दूर होगा थोड़ा बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी को प्रवृत्ति चाहिए। जैसे हम लोग सुबह सुबह यहाँ योग करने बैठ जाते हैं, अगर इतने सारे लोग योग नहीं करते, मैं बाबा रामदेव जी को बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने देश में एक योग का प्रचलन चलाया और लोगों को सुबह 5:30 बजे जगने का स्वभाव बनवाया। आज करोड़ों लोग बाबा जी को फॉलो करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा सुधार है। हमने अभी देखा, हमारे एक मित्र है वेद है, तो एक विषय चल रहा था कि डायबिटीज तो ऐसा रोग है जो मिटती नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि मैं उपवास करवा के 7 दिन में डायबिटीज ठीक कर सकता हूँ, और ये संभव हुआ। हमारी संस्था का नाम लेना ठीक नहीं है, मैं संस्था हम लोग जाकर के वहां गए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वैसी वैसी व्यवस्था करूंगा। उन्होंने किए, वहां गौशाला में शेड भी बनाए। 7 दिन केवल वो छाछ पे रहे, केवल छाछ पर 7 दिन रहे, डायबिटीज ठीक हो गई। मतलब लंघन परम औषधि, ये तो हमारे आयुर्वेद ने कहा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है। हमारे खान पान की कमी के कारण ही हमारे ये सारे रोग हो रहे हैं। तो छाछ छाछ का शास्त्रों ने कहा है शक्र तक्रम शक्र से दुर्लभ, इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है, इस मर्त्य लोक में छाछ है, ऊपर वहां स्वर्ग में छाछ नहीं है। तो छाछ जो है, दूध है, घी है, अगर गोमाता का मिलता रहेगा तो कोई रोग नहीं रहेगा। और यहाँ बात ये कब मिलेगा, तब जब गाय हमारे बीच में रहेगी। और गाय शहरों में नहीं पलेगी, सेठों के घर में नहीं पलेगी, गाय किसान के घर में पलेगी। गाय से किसान का घर भी चलेगा और गाय भी पलेगी। और गाय पलेगी तो आप और हम सबको गाय के गव्य मिलेंगे, गाय का गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा, छाछ मिलेगी, दूध मिलेगी, घी मिलेगी। जब होगा ही नहीं तो क्या मिलेगा। अब कह रहे हैं साहब वो हमको तो दूसरी गाय मिल रही है, सब दूसरी गाय हैं, सब लोग गाय का काम कर रहे हैं। मैं किसी प्राणी विषय की, क्योंकि सब जीव मात्र दया के पात्र है, सब पर दया करनी चाहिए। लेकिन जहां जिसकी जरूरत है उसकी सेवा पूजा होनी चाहिए। या जैसे दूध की बात करेंगे तो गाय का ही दूध मिलना चाहिए। गाय आपने कभी चरक संहिता या अष्टांग हृदय पढ़ा होगा, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जहां दूध की बात आती है, घी की बात आती है, या पंचगव्य की बात आती है, तो वो देशी गाय का, भारतीय देशी गाय का ही मानना चाहिए। उस समय ये क्रॉसबर्ड नहीं थी, तो शायद उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी भारतीय गाय का। अगर अन्य किसी रोग के लिए इसमें स्पष्ट लिखा होगा या भैंस का दूध उपयोग करना है। जैसे किसी को क्षय रोग हो गया है, टीबी का रोग हुआ है, तो उसके लिए बकरी का दूध पीने के लिए कहा है। किसी रोग विशेष के लिए अन्य पशुओं के दूध का उपयोग करने की कहा है, लेकिन उस रोग के विषय के लिए ही। लेकिन शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए तो पंचगव्य, भारतीय देशी गोमाता की गव्य का ही उपयोग हर जगह लिखा हुआ है। इसलिए मैं बार बार वापिस आपको वहीं ले आऊंगा कि किसान अपने घर में गाय नहीं रख पाएगा तो प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि देश में इतनी सारी बीमारियां फैल रही है, इतने सारे डिसीज आ रहे हैं, इन सारे प्राकृतिक हो, चाहे जमीन जन्य हो या अपने शरीर मतलब मनुष्य के शरीर में हो, सारे के सारे विष का शोधन गोमूत्र से किया जा सकता है। और गोमूत्र परम औषधि है। गोमूत्र के ऊपर अगर थोड़ा सा थोड़ा ध्यान दे करके पूरी चिंता करके सोचेंगे तो निश्चित रूप से गाय भी बचेगी, हम भी बचेंगे और सृष्टि बचेंगी। तो करना क्या है, गोमूत्र के ऐसे यूनिट लगने चाहिए सब जगह, बड़े यूनिट, छोटे यूनिट लग जाए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि कोई लोग कह रहे हैं सब कंपनियां क्या करेगी, तो कंपनियों के लिए तो बाबा रामदेव जी उदाहरण है। आज पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की ओर बात करूंगा मैं। महोदय, जो प्लांट के बारे में बताने का कष्ट करें। प्लांट कैसे लगेगा, छोटे से छोटा प्लांट कैसे लगाए। मैं चाहता हूं कि मैं कम छोटे से छोटा प्लांट कितने गाय हमें पालना होगी और कैसे लगेगा, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। मैं निवेदन ये करूंगा कि ये जो प्लांट है, प्लांट की अगर 5000 लीटर प्रतिदिन का प्लांट हम डालते हैं, 5000 लीटर प्रतिदिन प्रोसेस का प्लांट, तो उस 5000 लीटर में से हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगी वो लगभग मेरे हिसाब से 2600 लीटर बनेगी। हम लोग उसमें और भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो अन्य हर्ब्स है, वो इसमें से पाउडर भी बनता है और बहुत सारी ये हमने डिजाइन किया। अभी मेरा ये प्लांट है, ये 1500 लीटर का है, लेकिन इसमें भी अगर मेरी अभी फ्यूल और की कॉस्ट आ रही है वो करीब 10 से 1100 लीटर आ रही है। लेकिन मैं इसको अगर 5000 लीटर ले जाऊं तो ये कॉस्ट हमारी मेरे हिसाब से 3000 रुपये आएगी। 16 फिक्स कर रहे हैं पूरा, जो खर्चा जो है टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं उस प्लान की बात के पीछे 1 करोड़ 55
प्लांट और मशीनरी, उसमें सोलर का सिस्टम साथ में है। आप वीडियो बंद कर लें, आप वीडियो बंद कर लें तो शायद आवाज साफ हो सकती है। थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रही है आपके इसमें। ये लो, मैं आपकी वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ जी महोदय हाँ जी। हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो गोमूत्र का जो मैं नई डिजाइन की बात कर रहा हूं, जो हमारा 1500 लीटर का है, और ये अगर हम 5000 लीटर का लगाएंगे तो आपको 1,55,00,000 की हमने पूरी डिजाइन बनाई है। अभी मैंने लेटेस्ट हमारे यहाँ लगाने के लिए हमने पूरा कॉस्ट बनाई है, क्योंकि मुझे भी ये 1500 वाला है, इसको 5000 में कन्वर्ट करना है। तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरी अभी 10 रुपये लीटर आ रही है, वो 3-4 रुपये में आ जाएगी, 5 से 6 रुपये लीटर पर लीटर की प्रोसेस कॉस्ट कम हो जाएगी। और जितनी प्रोसेस कॉस्ट कम होगी उतना हम प्रोडक्ट वायबल दे पाएंगे। एक टाइम तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हम लोग स्थायी रूप से समाज को देना है, क्योंकि समाज को देना है तो सस्ता भी देना है और अच्छा भी देना है। जैसे मैंने पहली बात बताई कि जो हमारे इस प्रोडक्ट में ये प्लांट की पूरी बात कर लूं, 1,55,00,000 रुपए तो आपके इसके प्लांट और मशीनरी के लगेंगे, उसमें सोलर भी साथ में आ गया, और आपका बिल्डिंग समझो, यानी कि उसको 4 से 5,000 फुट का एरिया चाहिए, कवर्ड एरिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन एरिया चाहिए। तो आप 35-40 लाख रुपया उसका मान लो, शेड और जो भी आवश्यकता है अधिकतम। और 1 करोड़ रुपए आपको नई मार्केट वहां जहां आप लगाएंगे, मार्केट को डेवलप करने के लिए चाहिए, यानी कि 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट आप 4 से अधिकतम 5 वर्ष में वापस ले लेंगे। इतना मुनाफा भी इसमें है। मुनाफे के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ी प्रकृति की सेवा होगी। और इसमें हमने गोमूत्र की जो कॉस्ट काउंट की है, वो मतलब पहले हम 5 रुपए लीटर भी ले रहे हैं, लेकिन नए वाले प्लांट पे हमने 7 रुपए लीटर, 7 प्लस 1 रुपया लॉजिस्टिक, यानी कि 8 रुपए लीटर कॉस्ट की है, काउंट की है। तो आप ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये आप लगा सकते हो। और आप अगर प्लांट लगाना चाहो तो आप हमारे यहाँ पर अहमदाबाद में एक बार आकर के देख सकते हो। हमारी पूरी टेक्निकल टीम है जो आपको समझाएगी कि किस तरह से प्लांट लगाना है और कैसे वायबल होगा, और कैसे पैसा आपका कहाँ का लगेगा। पैसा आपको ही लगाना है और आपके क्षेत्र में रहेगा। मैंने कहा बिल्डिंग भी आपको बनानी है, मशीन भी हम जो तीसरा जो लोग बना रहे हैं वो आपके सामने बैठाएंगे, जो उनका खर्चा होगा उसमें और भी कुछ कंस्ट्रक्शन, हालांकि मैंने बहुत कंस्ट्रक्शन करके ये कॉस्ट निकलवाई हुई है, लेकिन फिर भी जो भी बेस्ट होगा हम आपको साथ में रह के करवा सकते हैं। और रही बात है इसकी प्रोडक्ट की रेसिपी की और वो सारी चीजें, वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर सकते हैं। ये आपके प्लांट की कॉस्ट है सर जी। आपने और भी आपने जो प्लांट लगाया, अपना प्लांट लगाया, उसकी शुरुआत कैसे की, जी। उसमें क्या क्या कठिनाइयां आई और कैसे आपने सफलता हासिल की, वो बताने का कष्ट करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले मैं एक दूसरी कंपनी में था, जिस कंपनी का टर्नओवर साल का 100 करोड़ के ऊपर था। और 2017 में किसी कारण से मुझे वहां से वो कंपनी छोड़नी पड़ी, कोई कम्युनिकेशन गैप के कारण। और फिर मैंने, और वहां भी हम लोग गोमूत्र का भी काम था, पंचगव्य का पूरा काम था। तो वहां से छोड़ने के बाद में मैंने तय किया कि मुझे गोमूत्र पे ही काम करना है, और किसी वो फूड इंडस्ट्री थी। और तो हमने एक छोटे से गांव में, यानी कि मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो मेरा ड्राइवर था पहले, जिस समय मैं कंपनी का, उस ड्राइवर के घर में, यानी कि मैं वहां से 100 किलोमीटर दूर, उसका घर मैंने किराए पे लिया, और वहां 50 लीटर प्रोसेस करूं, इतना एक छोटा सा प्लांट डाला था, रोज का 50 लीटर का। फिर 50 लीटर के बाद मैंने 200 लीटर का किया, 200 के बाद मैंने वही 500 लीटर का उसमें कन्वर्ट किया, और 500 के बाद में आज मैंने 1500 लीटर का किया। आज तो मैंने यहाँ ये जगह भी, मैंने मेरी घर की 1 एकड़ जमीन खरीद ली है, लगभग 25 लाख की जमीन खरीदी है मैंने, और लगभग 50-60 लाख का मैंने ये बिल्डिंग भी बना ली, कुछ थोड़ा बहुत लोन भी लिया है। लेकिन उसमें से बढ़े, यानी कि 50 लीटर से आज 1500 लीटर पहुंचे हैं। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम इसको बहुत जल्दी, यानी कि आने वाले 3-4 महीने में ही ये 1500 वाला 5000 में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी जर्नी रही। आज हम लगभग हर महीने 7 से 8 लाख का व्यापार भी कर रहे हैं। इसमें कठिनाई तो खूब रही, लेकिन ऐसा कहते हैं जो रिसर्च करने वाला जीवन जाता है, लेकिन कुछ ये दुनिया को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उस तरह से हमें क्या मिलेगा, और हमें बहुत बड़ी अपेक्षा भी नहीं है। बच्चे, जैसे मेरा एक बेटा जो है MSc बायोटेक है, और इस गोमूत्र पे PhD कर रहा है, और एक उससे बड़ा वाला बेटा है वो B.Pharm है, छोटा बेटा है वो B.Com है।
तो तीनों बच्चे भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, बच्चे हम लोग साथ में ही हैं। तो कठिनाई तो प्रारंभ में आती है, लेकिन फल भी मिलता है। जैसे आज मैं संतुष्ट भी हूँ, हालांकि मैं इतना संतुष्ट भी नहीं हूँ जो मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे पूरे देश भर में हर तहसील स्तर पर ये प्लांट खड़े करने हैं। तो ये प्लांट तभी खड़े होंगे जब हम सबका सहयोग मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि पैसा लगाने वाले के लिए पैसा मिलता है और मन में एक प्रसन्नता मिलती है कि मैं प्रकृति के लिए काम करता हूँ। लेकिन बहुत सारी कंपनियां चलती है, लेकिन पतंजलि भी चलती है। आज पतंजलि के माध्यम से इतने सारे गुरुकुल चल रहे हैं, इतना सारा स्वदेशी प्रोडक्ट लोग तक पहुंच रहे हैं, तो आनंद कितना आता है। मतलब अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम भी काम कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां भी काम कर रही हैं। महोदय महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस सदन में किसान जुड़े हुए हैं, और जैसा आपकी परिस्थिति थी कि आपके पास पैसा नहीं था और आपने जो है 50 लीटर का प्लांट शुरू किया, मेरा निवेदन है कि वहां से ही हम लोगों की शुरुआत कराएं। एक फोकस बनाएं कि वो कम से कम 50 लीटर का प्लांट में क्या लागत आई और कैसे बनेगा, इस पर प्रकाश डालें तो अति कृपा होगी। 50 लीटर के प्लांट में तो बहुत बड़ा खर्चा नहीं आया, लेकिन उसमें 50 लीटर के प्लांट में मेरे हिसाब से अपने लाख रुपए उसमें हमारे पास था, 2.5 लाख रुपए था मेरे पास में टोटल। मतलब मेरी जो पूंजी 2.5 लाख की थी, तो मैं 2.5 लाख में सारा काम किया। उसमें 1.5 लाख का हमने शेड बनाया था और 1 लाख रुपए की मशीनरी और रोल आई थी। उससे काम मतलब 2.5 लाख में पूरा ही काम शुरू किया था। और धीमे धीमे आज हम यहाँ बढ़े कि आज हम जहाँ बैठे हैं 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हो गई। जमीन भी आज 25 लाख वाली 50 लाख की हो गई है, जो उन्हें 25 लाख में खरीदी थी। तो आप छोटे से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा एक है कि किसान जो है ना, हमने देखा अभी भी घर में बनाना नहीं चाहता है और कोई अपने अपने माथा पर, ये या तो कोऑपरेटिव सेक्टर में करना पड़ेगा काम या कॉर्पोरेट सेक्टर से काम ही होगा, जैसे बाबा जी ने किया है। मैं तो अगर आपके माध्यम से अगर बाबा जी तक बात पहुंचती है तो बाबा जी के श्री चरणों में भी हाजिर होने को तैयार हूँ कि वहाँ जैसे गौमूत्र अर्क तो वहाँ बिकता है, लेकिन अर्क के पीछे भी एक प्रॉपर्टी है जिसको सब लोग डाल रहे हैं। मैं जो बाबा जी को गौमूत्र अर्क सप्लाई कर रहे हैं उनसे कई लोगों से मिला हूँ, और वो जो वेस्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो भी वहाँ खराब हो रही है, उसको भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो छोटा प्लांट लगाना हो तो भी मेरे पास कुछ प्लांट पड़े भी हैं। जैसे अगर किसी को लगाना हो तो 200 लीटर का और 500 लीटर का 2 तो यहाँ पड़े ही हैं। जिसमें से आपको प्रोडक्ट चाहिए तो कॉस्ट भी बहुत बड़ा विषय नहीं है, हम दे सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि हम लोगों को मिलकर के एक अच्छा कॉर्पोरेट लुक देना चाहिए इसको, तो बहुत सारे और लोग आएंगे। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे काम करते जाएंगे तो जिंदगियां तो चली जाएगी, जीवन चले जाएंगे। इसलिए बड़े रूप में काम नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट काम हो सकता है या आप एफपीओ बना के कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। आजकल एफपीओ में भी सरकार बहुत सारी सब्सिडियां दे रही है, तो एफपीओ के माध्यम से भी जा सकते हैं या कोऑपरेटिव कर सकते हैं, या जो कोऑपरेटिव चल रही है। हालांकि मेरी अभी जैसे मैं यहाँ बनासकांठा में हूँ तो बनास डेयरी से मेरी बात हो रही है और बनास डेयरी जुड़ भी रही है। पिछले लगभग 3-4 महीने से लगातार उनका सर्वे हो रहा है, कुछ उनके कस्टमर्स भी हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो वहाँ की कोऑपरेटिव को भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हमें रिलायंस या अदानी बनना है। हम तो जो लोग काम कर सकते हैं उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और छोटा प्लान बनाना चाहे तो भी वो संभव है, बना सकते हैं कोई किसान, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। और अगर किसी को 200 लीटर या 500 लीटर तक का प्लान चाहिए तो शायद मेरे पास पड़े हैं पुराने वाले प्लांट, मैंने बेचे नहीं है। बेचे इसलिए नहीं है कि मैं उससे ही आगे आया हूँ, तो मैं दिखता रहा हूँ कि मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट महोदय से आज गौमूत्र प्लांट के बारे में थोड़ा सा संवाद करें, ताकि हमारे किसान भाइयों की जो मन में शंकाएं हैं या मन में कुछ सुनने की इच्छा है वो उसका समाधान हो सके। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आवाज पहुंच रही है आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी तक? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मैं चाहूंगा किसी किसान भाई का, जैसे आदरणीय महोदय ने बताया कि हम व्यक्तिगत रूप से भी प्लांट लगा सकते हो और एफपीओ बनाकर भी लगा सकते हैं। तो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करता हूं कि आप सवाल करें तो बहुत उत्तम होगा। जी दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, आदरणीय शरद वर्मा जी उपस्थित हैं क्या सदन में? जी
जी अशोक जी। देवराम जी से मेरा प्रश्न है कि ये 50 लीटर का जो प्लांट है ये कैसे लगाया जाता है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसका कच्चा माल क्या है और इससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है और वो किस यूज में आता है, वो बताने की कृपा करें। जी, इसमें इसका कच्चा माल मूल तो गोमूत्र है। गोमूत्र का पाउडर बनेगा और गोमूत्र का अर्क बनेगा। जो अर्क, आप लोग सबको गोमूत्र अर्क के बारे में जानकारी है, जो अपने पतंजलि का अर्क आता है वैसा अर्क बनेगा। अर्क में हमने थोड़ा तरीका अलग अलग बना दिया है। जैसे अपने जो अर्क आता है उसको गोमूत्र में से 80% निकालते हैं। हम लोग अमोनिया बेसिस काम करते हैं कि गोमूत्र का जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि 30% गोमूत्र जो अमोनिया का भाग है, उसको हम लोग आपके जो पेस्टिसाइड के ऑप्शन है, यानी कि उस अर्क के साथ में 30% अर्क, 80% वाला नहीं, 30% अर्क लेकर के उसमें आपके जो लहसुन है, नीम है, धतूरा है, आक है, इन सब का एक संधान करके बनाते हैं जो जंतुनाशक दवाओं के रूप में काम करता है। जो पहले हम गोमूत्र अर्क 30% लिया उसका, और पीछे जो पाउडर बचता है या फिर हम उसको कंडेंस करके जिसमें 20% सॉलिड हो जाता है, उसके साथ में सीवीड, जो दरियाई शैवाल का जानकारी होगी सबको, सीवीड का हम उसमें ऐड करते हैं। उसमें भी कुछ और बोटानिकल डालते हैं। अगर उसको आपको पूरा समझना है तो कभी भी आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझा दूंगा। यानी कि जो नीचे वाला जो बनता है, ऊपर का जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट स्प्रे के लिए बनेगा, जो हमारा पेस्टिसाइड का 100% ऑप्शन है। नीचे बनेगा वो फंगीसाइड का भी ऑप्शन है। और आपके जमीन को, जैसे पहले बात है कि हमारी जमीन कठोर रहती है, अगर वो जमीन में चलाएंगे तो जमीन नरम रहेगी, जमीन कंडेंस रहेगी, और जमीन जन्य जो फूग है वो फूग, यानी कि उसको आप बीजोपचार भी कर सकते हो, बीजोपचार करके लगा सकते हो उसमें, यानी कि वो सीड ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट हो गई, एक फंगीसाइड एक हो गया, और जमीन के लिए सॉइल कंडीशनर भी हो गया। तो हमारा नीचे वाला एक पाल सॉइल कंडीशनर हो गया। ऊपर वाले पार्ट का हम दो भाग बनाते हैं कि एक तो हम पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं और एक ग्रोथ प्रमोटर। जो ग्रोथ प्रमोटर करते हैं उसमें भी सीवीड का यूज करते हैं, सीवीड और कुछ बोटानिकल है, और आपके जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं उसका भी है। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे, पेस्टिसाइड बनेगा एक ग्रोथ रेगुलेटर बनेगा, और एक आपका सॉइल कंडीशनर विद फंगीसाइड बनेगा। ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से। जी 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 जी, धन्यवाद। आदरणीय ब्रह्मा जी। शरद वर्मा जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मुख्य अतिथि जी जो जानकारी दे रहे हैं वो उपयोगी है, लेकिन प्लांट काफी कास्टली हैं और वैसे हैं। लेकिन इसकी अगर पूरी जैसे कोई बायलॉज वगैरह बनाया हो तो वो जी बायलॉज मिल जाए कि ऐसे ऐसे इसमें होता है और इन चीजों का उपयोग, और वो आपने जो अर्क या जो भी खेती के उपयोगी चीजें बनाई हुई है वो सैंपल बतौर पे या पैसा लेके अगर हमें मिल जाए तो हमारे खेतों में हम उपयोग करके उसकी उपयोगिता को समझें कि बिल्कुल ठीक कैसे बात है। कैसे हाँ, फायदा मैं, करता है। हाँ, जी जी। बिल्कुल ठीक बात है, तो वैसा ही आपकी करना कोई चाहिए। किट और मैं, आती हो या वैसा आता हो तो हम लेने को तैयार हैं। तो मुख्य नहीं, अतिथि मेरा जी से इस मेरा बारे में निवेदन भी बताएं। मेरा निवेदन भी आपको यही है कि पहले अपने क्षेत्र में हम, हमारी जो लागत कीमत आती है जो प्रोडक्ट की, उस लागत कीमत से 5-10% तो हमारा खर्चा जो है वो लेकर के आपको दे देंगे। हम जैसे बाजार में हम 100 रुपए की चीज को 500 में बेचते हैं, वैसा नहीं करेंगे। हमारी जो लागत कीमत आएगी उससे 5-10% जो हमारा मेंटेनेंस खर्चा है वो लेकर के आपको दे देंगे। और आप अपने क्षेत्र में अकेले नहीं, कम से कम 50-100 किसानों को 2 बार आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ चलने जैसा है तो आगे प्लांट के लिए सोचा जा सकता है। ये हम बहुत आपको, बढ़िया है क्योंकि उसके प्रैक्टिकल हो और उससे जो लाभ रहा है, हाँ हाँ, अगर लाभ की जा सकता है वो अगर हम लोगों को, तो हम लोग अपने खेतों में उसको यूज करके फिर आप बात करके जी वैसा बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक बात कैसे है। मिल आप जब भी पाएगा इसमें से चाहोगे, आप जब भी चाहोगे हम आपको जी देश में कहीं भी, या कोरियर के माध्यम से पहुंच जाएगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सब जगह है। आप बड़े शहर जहाँ ट्रांसपोर्ट आती है वहां तक हम आपको भिजवा देंगे। यानी कि जी जिला जी स्तर तक तो सब जगह बहुत ट्रांसपोर्ट की अच्छा। व्यवस्था है ही।
जी, बहुत सुंदर। जी आपने आदरणीय सर वर्मा जी ने जो सवाल किया, आपने उत्तर दिया और हम सब ने सुना। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी सदन में उपस्थित है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी ओम। जैसा कि अभी शरद जी ने कहा है कि उसमें से कुछ सैंपल मिल जाए तो हम लोग प्रयोग करके देखें। और यहाँ पर नर्मदापुरम में गौ माता की भी कमी नहीं है, ना गोबर की भी कमी नहीं है। और आदरणीय शरद भैया और हमारा बहुत पहले से ये प्लान था कि इस गौ माता के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, कल शरद जी को भी मैंने इसका एक वीडियो लेनिन का और इसमें वो पुट्टी कैसे बनती है और कितना बड़ा उसमें तो 800 रुपए किलो से लेके गोबर को 8,000 रुपए किलो तक का बताया गया था। जैसा कि सर बता रहे हैं कि 50 रुपए 100 रुपए दे के, तो उसमें तो 8,000 रुपए तक का कहा कि एक किलो गोबर की कीमत 8,000 रुपए तक पहुंच सकती है वैल्यू एडिशन करके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब बात है इसको धरातल पे एग्जीक्यूट करने की, तो आप जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन देंगे, जिन लोगों को अनुभव है, और उस आधार पर हम अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। और भाई इसको साहब आपने सफलता के लिए सारे लोग कंधे लगाने के लिए तैयार हैं। और यदि आप भाई साहब यहाँ हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम में प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, तो एक बार तो हम चाहेंगे कि आपके यहाँ कहीं विजिट हमें कराई जाए और इसके फिर आगे इस हाँ प्रोजेक्ट पे और मंथन करके और अच्छे से कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर विचार किया जाए। मैं भाई साहब निवेदन आपसे ये करूंगा कि एक बार जैसे भाई साहब ने बताया कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाए कुछ यहाँ से 50,000 लाख रुपए का सामान आप यहाँ से ले जाए और अपने वहां पर आप जैसे नर्मदापुरम की बात है कि वहां जमीन खराब हो रही है और वहां अपने वहां खेतों में डाल करके देखे आपको लगता है कि काम करने जैसा है 50,000 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम राशि नहीं है, या मतलब और उससे भी कम 5-10 हजार का ले जाओ, बहुत जरूरी नहीं 50,000 का ले जाना है, जो आपको अनुकूल लगे। और मैं लागत से 10% प्लस करके यानी कि मेरा एडमिन खर्च मैं प्रॉफिट में जोड़ूंगा, एडमिन खर्च जोड़ करके आपको भेज दूंगा। और आप चाहोगे तो नर्मदापुरम एक बार में आ भी सकता हूँ, ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम भी तो हर जगह जाते ही हैं, हमें भी काम बढ़ाना ही है, हमारा प्लांट आगे बढ़ा लग रहा है। तो हम लोग और जब आपके वहां पर अधिक सेल होने लग जाए तो प्लांट आपके वहां पर लग जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। जी, बहुत सुंदर। और रघुवीर चंद मेहरा जी। सदन को नमन। समिति महोदय दी है और जैसे शरद जी अभी रामकृष्ण जी ने जो कहा, अभी हमारा बहुत बड़ी मात्रा में धान की खेती होने वाली है। इस धान की खेती का को कर सकते हैं और इस कैसे देख सकते हैं, इस संबंध में आप बताएं। जियो हाँ, धान की खेती में बीजोपचार से शुरू करके आप नर्मदा जिले से बोल रहे हैं क्या? जी जी, नर्मदापुरम से ही है। हाँ, तो नर्मदापुरम में ये आपने बुआई तो आपके शुरू हो जाएगी जून में, जी तो उसको बीजोपचार से प्रारंभ करना चाहिए। और नर्मदापुरम आप चाहोगे तो मैं एक बार आ भी जाऊंगा, मुझे कोई आने में आपत्ति नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं आऊं वहां, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा सिंचाई क्षेत्र है और वहाँ जमीन खराब हो रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग जुड़े आपसे। तो एक बार आप चाहोगे तो हम लोग आ जाएंगे और सामान यहाँ से भेज देंगे। मैं तो कहूँ एक बार आप यूज करना शुरू करो, आप 50-100 मतलब यहाँ से आए तो 100-150-200 किसानों को आप एकत्रित करो, या जो भी अधिकतम किसान हो सकते हैं 100-200, तो उनके साथ बैठ करके एक गांव के 9 होकर के 10-20-25 गांवों के लोग होवे, उसमें 2-2 4-4 ही भले होवे, तो अपन बैठ के पूरा विषय रख सकते हैं। और कुछ आपको सामान हम उधार देने की स्थिति में बहुत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सामान आपको मंगाना पड़ेगा, तो आपके क्षेत्र में बड़ा काम हो सकता है। जी जी जी, आदरणीय महोदय, पहले तो मेरा जैसे मेहरा जी ने चर्चा की है, मेरा विचार है कि कुछ 2-4 व्यक्ति या जो भी किसान चाहें वो आपके अहमदाबाद प्लांट का विजिट कर लें, और विजिट करने बहुत के बढ़िया, बाद वहां स्वागत से होगा, बहुत बहुत अच्छा। ये अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर बनासकांठा जिले में अपना प्लांट है। जी जी, मैं भूपेंद्र शास्त्री जी से संपर्क करके और जी आपका पता लेकर के वहां विजिट किया जाए, देखा जाए पहले,
और देख करके जी वहां से अगर जो भी खरीदना है आपका प्रोडक्ट है वहां से ला सकते जी। हैं या बुक करके तो उपयोग किया जा सकता है। लेकिन देखने से सारी अनुभव होगा और मैं चाहूंगा नहीं, कि अधिक जरूरी है, से अधिक जरूरी है, काम करने से पहले देखना बहुत प्लीज जरूरी है और देख लेना ही चाहिए। जो एफपीओ बनाए जा रहे हैं, किसानों के एफपीओ बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार की यूनिट लगा रहे हैं, उनका देश हित में और गाय के हित में और एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा कि हम व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन हमें सात्विक व्यापार करना चाहिए। हम अगर गोबर गोमूत्र के प्लांट लगाते हैं तो हमारा व्यापार होगा और गाय माता की रक्षा होगी, हमारे किसानों का भला जी होगा और इस देश का भला बिल्कुल। होगा, इसलिए वो व्यापार करना चाहिए। तो हम सब जो किसान एफपीओ बना रहे हैं अभी उस एफपीओ के माध्यम से हमें एक यूनिट लगाएं और वो यूनिट आपका विजिट करें पहले और आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। जरूर तो जरूर आप आइए। और और मैं कहता हूँ देखने जैसा कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम जब आंखों से देखेंगे नहीं तब काम समझ में नहीं आएगा। जी, और हमारे भाई भाई बहन कोई सवाल करें, सवाल करने के बाद मुख्य अतिथि जी को सुने और अपना म्यूट कर लें और जब बोल रहा है तो अनम्यूट कर लें। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। कोई हैंड रेज कर सकता है या अनम्यूट कर सकता है। आदरणीय रावत जी तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है, तो आदरणीय कल हमारे तुलाराम जी ने हैंड रेज किया था लेकिन तुलाराम जी आज नहीं जुड़े हैं शायद। अ, रूमी राम जी जायसवाल साहब जुड़े हैं। आवाज पहुंच रही है। सदर प्रणाम सर, जी मैं जी जुड़ा हुआ हूं सर, लेकिन मैं थोड़ा सा गौशाला में बहुत बिजी हूं। प्लीज आपके विचारों से मैं बहुत पूरी तरह से सहमत हूं। और अभी आज मेरी कुछ मजबूरियां हैं सर, जी दो जी जी दो जी। तीन दिन से। चलिए प्लीज। आप सेवा करिए गौशाला में। और मैं आदरणीय जी सर। भूपेंद्र शास्त्री जी जिन्होंने हमारे चीफ गेस्ट महोदय को सदन में उपस्थित किया। चलिए अभी पहले भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित थे। आप हैंड रेज हुआ है जी, आप सवाल करें। जी आदरणीय सभी को ओम। जैसा कि आज के मुख्य अतिथि जी ने जो बातें हम लोग को बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और कल चर्चा हुआ था कि थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि आज के डेट में कुछ क्षेत्रों में तो देसी गाय ज्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बिल्कुल देसी गायों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गया है, खोजने पर नहीं मिलता। जैसा कि मैं खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई कई गांव घूमने के बाद भी कोई देसी गाय दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप तो काफी इस पर रिसर्च किए होंगे, देसी गाय के गौमूत्र और जर्सी फ्रीजियन इस तरह के गौमूत्रों में कितना का अंतर आ रहा है और क्या उसका भी कुछ उपयोग किया जा सकता है, जर्सी गायों के भी गौमूत्र का उपयोग किया जा सकता है क्या? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। मैं किसी हाँ जी हाँ, मैंने आपको पहले कल ही निवेदन किया था कि गोमूत्र में या गोबर दोनों में ही, जर्सी गाय में और देसी गाय में मतलब रात दिन का अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। मूत्र उसका भी एक कोई भी मूत्र है वो कहीं न कहीं उसमें अमोनिया तो है ही, तो खेत में तो उपयोग करेगा ही, लेकिन जितना उपयोग देसी गाय का मूत्र का है उतना उसके प्रमाण में वो 10% क्या 5% भी नहीं होगा। यानी कि अगर मैं टीएस की बात करूं तो टीएस ही अगर जो हम देख सकते हैं तो हमारे देशी गाय में 3-3.25% है, जो आपके क्रॉस ब्रेड में 1 से 1.25% है। तो और दूसरी बात आपने बताई कि कहीं की गांव में गाय नहीं दिख रही है देशी। अगर हम सावधान नहीं हुए तो हमारे गांव में भी जैसे बताया कि नर्मदापुरम में गाय की कमी नहीं है, लेकिन यदि हमें गाय के रखने वाले व्यक्तियों को नहीं संभाला तो हमारे यहाँ भी यही स्थिति होगी कि हमें गाय दिखेगी ही नहीं। इसलिए आज ही चेतना पड़ेगा, आज ही सावधान होना पड़ेगा कि हम गाय रखने वाले व्यक्ति को कैसे मदद रूप हो। और हमारे गौमूत्र का जिन क्षेत्र में गाय नहीं है उन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में गाय है वहां से गौमूत्र का प्रोडक्ट बना के बेच दो। या जितनी गाय है, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उस क्षेत्र में बिल्कुल गाय नहीं होगी। हाँ हो सकता है जहाँ की एनिमल पॉपुलेशन 5 लाख है तो वहां उस 5 लाख में हमारी देशी गाय 10,000 ही होगी। तो उस 10,000 गाय रखने वाले लोगों को ही हम अगर प्रोत्साहित करेंगे तो 10,000 की लाख होने में टाइम नहीं लगेगा भगवान। तो इसलिए निवेदन है, और अगर आप केमिकल डाटा चाहे तो भी बहुत हमारे पास मिल जाएगा कि क्रॉसब्रेड गाय की गौमूत्र में और
देशी गाय के गोमूत्र में कितना तफावत है, बहुत सारा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मतलब मैं उसकी तुलना कर ही नहीं सकता हूँ। कहते हैं ना कहाँ गंगू तेली और कहीं राजा, तो राजा और रंग के बराबर से भी बहुत बड़ा फर्क है। सारे जीव दया के पात्र है, मैं उनको हटाने के लिए भी नहीं कहूंगा, आपके जहां है उसको रखिएगा। लेकिन देशी गाय अधिकतम हमारे बीच में कैसे आवे और उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे हम कैसे उपयोग करें, उस पर हमें पूरा चिंतन करने की आवश्यकता है। जी 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 धन्यवाद। जी धन्यवाद मोमेश्वर राय जी। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी बिहार से जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपका स्वागत है। बिंदेश्वर तिवारी जी, आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। जी ओम, सदन को ओम। मैं देवराम जी से जानना चाह रहा हूँ कि धान की खेती के लिए जो गोमूत्र देसी हो या ये और प्रजातियों का हो, तो उसको डायरेक्ट भी डाला जा सकता है क्या, जब तक हम प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं? और ऐसा क्या है गोमूत्र। क्या हाँ, मात्रा होगा, क्योंकि पानी बहता है हमारे खेतों में, नहर से पानी जाता है, मेड़ से जाता है, तो उसमें कितनी मात्रा में, कितने एकड़ में कितनी मात्रा डालना चाहिए? वैसे तो मैं कहूंगा कि गोमूत्र जो है हर 100 लीटर पानी में 1 ml गोमूत्र जाना चाहिए। हम जो पानी दे रहे हैं कि मान लो एक में कितना जा रहा है, हर 100 लीटर पानी में 1 ml गोमूत्र जाना चाहिए, उसके उसका एवरेज आपको मिलाना चाहिए, जिससे जमीन जन्य फूग यानी कि, और विशेष करके बिहार वालों को, बिहार और आपकी यूपी पंजाब जिस क्षेत्र में पानी की मात्रा ज्यादा है वहां फंगस के प्रमाण ज्यादा बढ़ रहे हैं, जमीन जन्य फूग के प्रमाण ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 3-3 4-4 क्रॉप ले रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में तो अगर जो भी है पशु, उनका मलमूत्र भी, सारे सभी पशुओं का मलमूत्र है वो खादी है, उसको दे सकते हो। और वैसे अगर स्प्रे करते हो तो उसमें 10 गुना पानी डाल के स्प्रे करना चाहिए, बहाव के लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, पर जो पानी जा रहा है खेत में उस पानी में 100 लीटर पानी में 1 ml गोमूत्र जाए तो जमीन जन्य फंगस का जो अभी जो ये बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, उसमें हम रोक सकते हैं। और ये फंगस बढ़ रही है उसका कारण भी यही है कि गोमूत्र खेतों में कम जा रहा है। और विशेष करके बिहार में, आपके बिहार और यूपी में पोटैटो खूब होते हैं, आलू। तो आलू में एक बहुत बड़ा रोग है स्कैब, आपको जानकारी में होगा, मैंने कल भी बताया था कि स्कैब की बीमारी गोमूत्र ही मिटा सकता है। यानी कि गोमूत्र के साथ में हमने ये आपका गार्लिक्स और कुछ ऐसे हर्ब्स मिला करके एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो गोमूत्र से है। आप भी चाहो तो बना सकते हो, आप यहाँ आके दे सकते हो, लेकिन उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। गोमूत्र का जो पाउडर है उसके माध्यम से उसको लिक्विड फॉर्म में लिया है बना करके, तो वो अगर आप यूज करेंगे तो आपके स्कैब की प्रॉब्लम में 100% आज ही मिट जाएगी ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको रेगुलर करेंगे तो बहुत जल्दी आपका फंगस पूरा खत्म हो जाएगा। फंगस भी खत्म होगा और आपका ग्रोथ भी। अगर मान लो एक आपने सीड लगाया है टुकड़ा जो आलू का, उसमें से अगर 5-6 आलू निकलते हैं, तो अगर आपने हमारे इस जो प्रोडक्ट है इससे अगर आपने बीजोपचार करके बोया है तो आपके 1-2 पीस और बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रति एकड़ आपका जो इल्ड है, प्रोडक्शन, वो भी बढ़ जाएगा। मैं आज खाद कम करने के लिए नहीं कहूंगा रासायनिक खाद, लेकिन रासायनिक खाद को 50% तक घटा सकते हैं पहले वर्ष, तो भी आपके उसमें उत्पादन में कमी नहीं आएगी अगर आप हमारा गौमूत्र का प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसको उपयोग करेंगे तो। और हम आप बिहार में भी ये प्रोडक्ट भेज सकते हैं। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। जी मैं और जो आपसे पूछा था कि 1 एकड़ या 10 कट्ठा 1 बीघा खेत में कितना गोमूत्र धान में डालना चाहिए? अब ऐसा है कि मैं गोमूत्र की बात करूं, गोमूत्र कहूंगा तो मैंने अभी निवेदन किया है कि 100 लीटर पानी में 1 ml गोमूत्र जाए। अगर मैं लीटर के बारे में कहूँ, कांस्टेंट होगा, यानी कि जो हम 100 लीटर गोमूत्र का कांस्टेंट करके बना देते हैं हम लोग तो 15 लीटर, और 15 लीटर में हम लोग सीवेड और कुछ और बोटानिकल ऐड करते हैं, तो वो आपको 1 एकड़ में 2 लीटर लगता है। और ये गोमूत्र की बात आप करेंगे सीधे तो आपको पर एकड़ मेरे हिसाब से 50 लीटर गोमूत्र लगेगा, 1 एकड़ सीधा में? गोमूत्र आप यूज करेंगे तो। हाँ जी जी धन्यवाद
आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, साहब मैं उत्तराखंड बात से कर रहा था, उस प्रोडक्ट को भी दिखाएं, शो करें जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं या जो प्लांट लगाए हैं, जी उस प्रोडक्ट को की तो वीडियो के माध्यम से शेयर कर दें। ये एक तो प्रोडक्ट है हमारा, मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ, ये धन भूमि है। ये 5 लीटर की पैकिंग है, इसकी छोटी पैकिंग भी है। ये मैं आज प्लांट देखने को मिल जाएगा। और ये धनरक्षक है, जो कीटों के लिए है वो, ये धनरक्षक है, इस तरह का छोटी पैकिंग में है। आवाज गायब हो गई। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ भाई। हाँ, तो ये आप देख रहे होंगे, तो गोमूत्र के ड्रम है पूरे। ये सारे बाहर भी गोमूत्र पड़ा है, ये भी गोमूत्र पड़ा है पूरा पूरा। मतलब हम लोग जो है अभी दूसरे लोग, जो लोग कंपनियां माल बाजार में बेचती है, यानी कि हमारे पास से 50 लीटर या 200 लीटर इस कैन में ले जाते हैं, ये हम लोग 125 से लेकर के 150 रुपए तक देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पर लीटर। और कंपनियां जो है इसको, मैं कंपनी का प्रोडक्ट बताता हूँ, ये 500 रुपए लीटर, 1000 रुपए लीटर बेचती है, वो आपको ही बेचती है। और हम लोग 100-125 रुपए लीटर तक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, जैसे ये पड़ा है, मैं ये एक हमारे कमरे में आया हूँ, मैं किसी और कंपनी का माल बना रहे हैं, तो ये रहा। हाँ, ये मैं किसी और कंपनी का माल बना रहा हूँ, तो इसकी एमआरपी होगी, इसकी एमआरपी 400, हाँ, ये 250 ml का 90 रुपया है। 250 ml का 90 रुपये, मतलब हम लोग ये प्रोडक्ट जो है 100 से 125 रुपए के आसपास, अधिकतम 150 रुपये हमारी रक्षक की है, वो 150 रुपये लीटर है, प्लस 5% जीएसटी है इसमें, और जो लॉजिस्टिक लगता है वो है। तो यानी कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। बाजार में यही माल लोग 1000 रुपए में, 1200 रुपए में, 500 रुपए में, जो जिसका है। और आपके बाजार में जैसे एमवे का अपसा आता है, अपसा एमवे, जो कहते हैं कि उस पर पानी नहीं रहता है, इस तरह का, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। और आप भी इसको अपने घर में बना सकते हो। और ये मेरी ऑफिस में, एक बार मैं आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट ही पड़े हैं, ये सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे, ये सैंपल रूप यहाँ पड़े हैं, बाकी उधर गोडाउन है आगे, या वीडियो में थोड़ा कम, लेकिन बस एक बार आप आ जाइए यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज है कि आप आइएगा, तो अपन इसको और विस्तार से समझ पाएंगे। आपके जो प्रोडक्ट है ये जैविक प्रमाणीकरण संस्था में रजिस्टर्ड है या एपीडा से मान्यता प्राप्त है क्या? नहीं, अभी हम एपेडा में अप्लाई किया हुआ है। और वैसे क्या है कि अभी एफसीओ ने, जो एफसीओ है, मतलब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने गोमूत्र के नॉर्म्स अभी किए नहीं है। अभी हम ऑर्गेनिक के नाम से बेच सकते हैं मार्केट में इसको। एपेडा में हमने अभी अप्लाई कर रखा है। जी। हाँ, तो एपेडा और गोपका में, दोनों में, गोपका भी एक संस्था है, सरकार की संस्था है, दोनों में ही अप्लाई किया हुआ है। और एफसीओ में वैसे अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन एफसीओ में पहले G2 में कह रहे थे, अभी G2 कैंसिल कर रहे हैं। और अभी उसके और नॉर्म्स तय हो रहे हैं कि हम कैसे इसको लेंगे। इसमें भी कोई स्टैंडर्डाइज सरकार में नहीं हुआ है गोमूत्र के बारे में। ये जैविक प्रमाणीकरण संस्था में जो जैविक प्रमाणीकृत जो किसान रहते हैं ना, उनमें उनके नाम से रहते हैं कि वही दवाई आप डाल सकते हो जो मान्यता प्राप्त है, बाकी दूसरी नहीं डाल सकते, ऐसा वो बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो गोपका का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाए, हमको मिल जाएगा बहुत जल्दी। चलिए, और धन्यवाद। और आगे जैसे आगे जो सर, जैसे हम डोला पर एक प्रशिक्षण में गए थे, तो पंचगव्य की कुछ दवाइयां हैं जो मतलब किसान स्वयं बना करके बेच सकता है, उस पर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पर कुछ सामान बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या है आपका? नहीं, इसमें गोपका का रजिस्टर्ड है, गोपका में रजिस्ट्रेशन है।
और वैसे हमारी जो ऑर्गेनिक गौमूत्र की दवाइयां हैं बेचने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी एफसीओ से पूरी बात की, कहीं भी बेच सकते हैं। इसमें मान लो कोई केस होता है, तो अगर इसमें कोई केमिकल पाया जाता है तो हमारे ऊपर क्लेम आएगा कि मैन्युफैक्चर हमें या जो भी बनाया बनाने वाला, तो अपने इसमें केमिकल को डाला ही नहीं है, तो हमें कोई डर नहीं है। हालांकि एफसीओ भी बहुत क्लियर, बहुत जल्दी इसको क्लियर कर देगा जी सर, जी इसको कैसे बेचना है। जी 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 ओम सर, जी ओम। जी, बहुत सुंदर। आज का सदन में महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि हमारे कई किसान भाइयों के सवाल भी। आदमी मेनपाल सिंह जी। सदन को ओम सर ये प्रणाम। गोबर से पेंट करने का भी सिस्टम जो है। हमारे जो मुख्य अतिथि जी जो बता रहे थे, जो प्लांट के बारे में, जो छोटा किसान है जो प्राकृतिक खेती करता है, वो यहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगा नहीं सकता, और इसलिए वो प्लांट पे लगाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए मैं मुख्य अतिथि से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गौ से जो उत्पाद बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, जैसे हर घर में डेली यूज होते हैं, जैसे अगरबत्ती हो गई, जैसे और घरेलू उत्पाद हो गए, तो वो बताने का कष्ट करे। जो गौ माता है वो दूध देती है तब तक तो वो रखते हैं, और बाद में क्या है, उनका गले से रास्ता निकाल दिया और वो सड़कों पे भटकती फिरती है। इसलिए गौमूत्र से और गोबर से उत्पाद कुछ जो डेली घर में यूज होता है वो बनाने का आप बताएंगे, तो वो गाय को कभी नहीं छोड़ेगा और उसकी सेवा भी करेगा और वो खुश भी रहेगा। ऐसा बताने का कष्ट है मुख्य अतिथि जी। मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना सहज है, उसको बेचना चैलेंजिंग है। बना तो लेगा। मैं आपको लगभग 100 प्रोडक्ट बता सकता हूं गोबर से क्या बना सकते हैं। गोबर से आप गोबर के कंडे, मेरा एक मित्र है जो गोबर का जो कंडे होते हैं ना, कंडे छोटे जो यज्ञ करते हैं हम लोग, वो कंडे साल का 4 से 5 करोड़ का कंडे ऑनलाइन बेचता है। कंडे बेच रहा है वो, और कंडे की कीमत कितना है, वो शायद 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपये बेच रहा है वो। तो बेचने के लिए, बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको बेचा कैसे जाए ये विषय है। और चैलेंजिंग सबसे बड़ा विषय है कि बेचना, मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके एक नहीं 1000 गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, दीपक बनाए जा सकते हैं, धूपबत्ती बनाई जा सकती है। गोमूत्र से गोनाइल, फिनाइल जो अभी अपना आ रहा है, गोनाइल बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। मैं आपको एक 100 प्रोडक्ट बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे बनाना चाहिए और बेचना चाहिए। पर आज मैं यहाँ किसान घर में लगा करके सब एक आदमी कर पाएगा ऐसा मुझे सहज नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है। कुछ बहुत हाई स्किल पे हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं। फिर हम भी उनमें से हो सकते हैं। पर मेरा निवेदन यह है कि एफपीओ या कोऑपरेटिव के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि किसान बनाए और एक एफपीओ उसको खरीद लेवे, या एफपीओ को प्लांट डाले, उस प्लांट में उसका गोमूत्र आ जावे, उसका गोबर आ जावे, उसमें वो एफपीओ जो है वो मार्केटिंग का स्वरूप बने, ताकि समाज का और शासन का दोनों का सहयोग उसको मिल सकता है। अकेला किसान, क्योंकि कुछ स्थान पर सर्टिफिकेशन तो जरूरी है। बिना सर्टिफिकेशन के बाजार में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। सर्टिफिकेशन चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। हम लोग यानी काम अपने यहाँ क्या हुआ है, अगर मैं आपको कहूंगा कि गोमूत्र अर्क है, आज एक सिंपल सी बात बताऊं, वो आप छोटा आदमी एक 5000 का प्लांट डाल के भी अर्क बना सकता है घर में। और मेरे हिसाब से पूरे देश में 1000 से ऊपर लोग गोमूत्र का अर्क बनाते होंगे। लेकिन आप सबका अर्क टेस्ट करेंगे ना, तो सबका टेस्ट स्वाद भिन्न भिन्न है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन बनना चाहिए, और स्टैंडर्डाइजेशन तब होता है जब हम कोई अच्छा एक मॉडल स्वरूप तैयार करेंगे। छोटा किसान घर में कर पाना मुझे इतना सरल नहीं लगता है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन सहज नहीं दिखता है। इसलिए हमको एफपीओ या कोऑपरेटिव के माध्यम से या कॉर्पोरेट के माध्यम से भी इस काम को आगे अगर बड़ा स्वरूप देना है तो दिया जा सकता है। छोटे स्तर पर काम होते हैं, लेकिन उस काम की गति बहुत मंद होती है। हमें ये रॉकेट की गति से काम करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारा नष्ट हो जाएगा। हम फिर संभाले, फिर उसके बाद में हमारे पास में एक पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें गति रॉकेट की चाहिए, छोटी गति नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा
कि अगर इस काम में आगे बढ़ाना है इस काम को और आप लोग सभी रुचि रखते हैं तो इसको एक रॉकेट की गति के लिए एक अच्छी एफपीओ बनावे या कोई अच्छी एक कॉर्पोरेट कंपनी बनावे या कॉपरेटिव बनावे और उसके माध्यम से या जो कॉपरेटिव या कॉर्पोरेट चल रहे हैं उनको उनका सहयोग लेके कैसे किया सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी जी अशोक जी। छोटे किसानों को तो अपनी गाय पाल के उसका जैव अमृत, घन अमृत, बीजामृत करके खेती करना चाहिए। वो तो कर नहीं रहे किसान, फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं। घर में गौ माता पालो देसी और उससे जो पालेकर जी पद्धति बता रहे हैं उस हिसाब से खेती करना चाहिए किसान को। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर मैं कहूंगा अगर सुभाष पालेकर जी का जो एक फॉर्मूला है जीवामृत बनाओ, घन जीवामृत बनाओ, 10 पण ये रखे उसमें आपका निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सारे समाधान है उसमें, सारे समाधान है। गाय रखो घर में और काम करो। और इसके लिए मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। जीवामृत कैसे बनाना है, 10 पणियर कैसे बनेगा, निमास्त्र कैसे बनेगा, घन जीवामृत कैसे बनेगा। हालांकि इसके टनर हर जिले में एक आत्मा करके एजेंसी है भारत सरकार की, आत्मा, वो पूरे देश भर में काम कर रही है। आत्मा भी अभी इस आपके प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग देती है और अभी तो मेरे हिसाब से देश भर में हर जिले में से एक एक दो ट्रेनर निकाले हैं प्राकृतिक खेती वालों ने, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी सहज में। प्राकृतिक खेती के लिए घर में सब कुछ कर सकते हो, कहीं से कोई बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि किसान का स्वभाव आलसी हो गया है, वो घर में कुछ बनाना चाहता नहीं है, बाजार से रेडीमेड लाके डाल रहा है। इसलिए हमने ये रेडीमेड माल तैयार किया है। बाकी घर में बहुत कुछ बनाया जा सकता है और सहज प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जो प्राकृतिक खेती करता है किसान, वो उसको तो बनाना ही पड़ता है। अगर ना बनाएगा तो उसका पैसा मार्केट में चला जाएगा। लेकिन जो प्राकृतिक खेती नहीं करता, उसके पास जो देसी अपनी गायें हैं, उसको लाभ मिल जाएगा ना इसमें, जो घरेलू उत्पाद के बारे में। हाँ ठीक बात है, आप सही कह रहे हो, मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा मेरा 5 से 6 करोड़ का गोबर के कंडे बिक रहा है ऑनलाइन। इसलिए इन सारी चीजों बनाना आप जब भी देखो, ऐसा मैं यहाँ वीडियो पे आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा। आपको अगर सीखना है तो हमारे बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो आपको एक एक नहीं 100 प्रोडक्ट बना के सिखाएंगे। यहाँ में आपको गुजरात में भी हमारे 3-4 सेंटर ऐसे हैं। रहने खाने की व्यवस्था भी एकदम फ्री जैसी है, कुछ स्थानों पर एकदम नॉमिनल चार्ज है, कुछ स्थानों पर 100% फ्री है। तो मैं पता दे दूंगा, पूरा रहने खाने की सारी व्यवस्था करवा दूंगा। आप आए, सीखें और अपने घर में बनाए और कैसे बेचे, वो आप बेचने की व्यवस्था तो आपको करनी है। जी बहुत सुंदर आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि देवाराम पुरोहित जी। मैं भूपेंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना लास्ट का अंतिम वक्ता के रूप में अपना मार्गदर्शन के साथ आभार भी आप सदन का व्यक्त करें, क्योंकि आपने 2 आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय का महत्वपूर्ण समय लिया है और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आगे हम सब जी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। ओम। आज का सत्र बहुत अच्छा रहा है और मेरे बड़े भाई आदरणीय देवाराम जी, हम सभी निर्मल जैविक ग्राम अभियान के समर्पित दैनिक योग आहार कार्यक्रम के इस 759वें दिवस के ऊपर उनका जो उद्बोधन हमको सुनने को मिला, किसानों के लिए, किसानों की संस्थाओं के लिए और गौ माता के लिए, जो हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, ऐसी गौ माता के लिए उनका ये जो उद्बोधन है बहुत श्रेष्ठकर उद्बोधन है। और शायद जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि गाय हमारी गौशालाओं के माध्यम से नहीं बचेगी। गौशालाओं में वो सिर्फ दया का पात्र है। गाय को बचाने का अगर कोई अभियान है तो वह गाय घर किसान के घर पर ही पलेगी, बढ़ेगी और उसको वो स्नेह किसान ही दे सकता है। ऐसे सार्थक विषय को लेकर गाय के उपयोगिता को, गाय के अर्थ को कैसे हम उससे अर्थोपार्जन कर सकते हैं, इसको प्रतिपादित करते हुए आज देवराम जी भाई साहब ने अपने प्लांट का दर्शन भी करवाया। गाय के माध्यम से हम कारपोरेट सेक्टर में कैसे जा सकते। आज मैंने कल भाई साहब कहा था, निवेदन किया था कि गौ प्राकृतिक खेती
या जैविक खेती में जब भी हम कोई बात करते हैं तो खाद तक तो बात हो जाती है, धरती के पोषण की बात तो हो जाती है, किंतु जैसे ही उस पर कीटनाशक का विषय आता है तो अक्सर कीटनाशक पर आकर हम लोग ठहर जाते हैं। कोई सॉलिड बात कीटनाशक पर नहीं हो पाती है। तो ऐसा निवेदन भाई साहब से मैंने किया था कि आप हमारे पास से अगर कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर हो जैविक के अंदर और प्राकृतिक के अंदर कि हमें वो सीधे ही वो कीटनाशक प्राप्त हो जाए, दशपर्णी अर्क वगैरह। ये जैसे एक दिन मैंने में कहा भी था कि दर्द सर में चंदन लगाना लाजमी है, दर्द सर में चंदन लगाना लाजमी है, लेकिन चंदन घिसना भी तो दर्द सर है। हम सब कुछ बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, हमारे पास प्रकृति है, हमारे पास गौ माता है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उसको करेगा कौन? इसी आलस्य को हमारे यहाँ पे मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। वस्तु विनिमय से हम काम करने वाले भारतीय समाज, समृद्ध समाज आज कंगाली को और इसलिए चला गया क्योंकि वो जितना कमाता है वो सारा वो बाजार को जाके दे आता है। तो क्यों नहीं हम किसानों का ही अपना एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो, और उस कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं पिछले कई सालों से आदरणीय भाई साहब को देख रहा हूँ। आपके माध्यम से हमने बहुत ही प्रसन्नता का दर्शन किया है। हमने वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट, कुकीज के प्रोडक्ट भी देखे थे। वहां घी का उत्पादन हो रहा था, उस वक्त घी देखने गए थे। भोजन में हमने दूध, दही, घी इसी का इस्तेमाल था वहां पर। और गाय के लिए संपूर्ण समय आदरणीय भाई साहब खर्च कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी ये बताया भी है। इस फैक्ट्री को खड़ा किया है और वो नहाने के लिए प्रयासरत हैं। और हम सभी लोगों को यदि ऐसा लगता है, जैसे रामकृष्ण जी भाई साहब के यहाँ जब हम लोग वहाँ गए थे फार्म हाउस पर, बहुत सारी गौ माताएं हैं और वो वहाँ पर अपना कंपोस्ट वगैरह बना रहे हैं। उसका वो पानी निकल रहा है और वाश को भी इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट कहीं ना कोई कर ही रहा है। अच्छा प्रयास है। अगर यात्रा तय होती है भाबर चलने की तो मंच एक दिन विचार कर ले, और जो चुनिंदा लोग हैं जो चलना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों की यात्रा भाई साहब के फैक्ट्री पे चल लें और वहां पर चलकर देखें। अगर ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, क्योंकि सिर्फ गौमूत्र से दवाई खाद ही नहीं, दवाइयां भी बन रही हैं। तो हर सेक्टर में हम इस माध्यम से जा सकते हैं। बड़ा प्रोडक्ट तो है, लेकिन एपीओ के माध्यम से जब हमारी संख्या अच्छी हो जाती है तो हम कर सकते हैं इसको। तो बड़ा वो नहीं विषय नहीं है, और इसमें प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भाई साहब से हम बातचीत कर कर अपने यहाँ पर उनकी जो बनाए हुए उत्पाद है उनकी मार्केटिंग करके अपने किसानों से टेस्ट करवा के आगे भी भविष्य में इस योजना पे कार्य किया जा सकता है। आदरणीय भाई साहब के द्वारा दिए गए इस उद्बोधन से हमारा दैनिक योगाहार परिवार आज लाभान्वित हुआ होगा, ऐसी आशा के साथ मैं श्री देवराम जी पुरोहित जी का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एवं मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जो हमारे दैनिक योगाहार परिवार के सदस्य हैं, मैं उन सभी बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देवाराम जी भाई साहब को बड़े प्यार से अपने प्रश्नों के साथ में सुना, समझा और मनन किया होगा। आगे भी इसी तरह से हमें देवाराम जी भाई साहब का समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, या हमें जब महसूस होगा तब हम उन्हें बुलाने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे सदन में जुड़े और हमारे साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। गौ माता की रक्षा के लिए उनके इस प्रयास की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। मैं चलेगी मेरी मैं मुनिलाल जी भाई साहब, मेरी आवाज़ अगर आपको प्राप्त हो रही हो तो मैं कुछ गड़बड़ हो गया हूँ इसमें से, आ गया हूँ। तो पतंजलि समुद्री परिवार का मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अनूप जी बिश्नोई जी का धन्यवाद, भगवान दास जी कुशवाहा जी का धन्यवाद, भुवनेश्वर राय जी का धन्यवाद, बिंदेश्वर तिवारी जी का धन्यवाद, हमारे मुख्य अतिथि श्री देवाराम जी पुरोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम के संयोजक रहे हमारे मित्र पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले उत्तराखंड के अभी असम की यात्रा कर रहे हैं ऐसे दिनेश जी सेमवाल साहब का धन्यवाद, बड़े भ्राता श्री डॉक्टर किशोर दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मणिपाल जी का, गोधरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नीलकंठ जी सांवले जिनकी आवाज़ आज आना चाहिए थी, कायदे से गोवंश था इसलिए,
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर जी रावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद जी मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रूप सिंह जी राजपूत साहब हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता किसान हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रूमीराम जी जायसवाल साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो गौशाला में व्यस्त हैं अभी। दादा शरद वर्मा क्रिएटिव हैं, उनने जरूर इसको बहुत ध्यान से लिया होगा और आगे भी लेंगे वो, और मालवा की भूमि से आते हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सदन में आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही, और इसमें कुछ विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तोलाराम जी पटेल साहब का बहुत बहुत विद्यार्थी धन्यवाद। नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई है। जी अरे नहीं, मोबाइल दूसरा है आज। अच्छा जी जी, शंकर जी पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार जी का धन्यवाद। एवं योगहार परिवार की रिकॉर्डिंग परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो लोग लेफ्ट हो गए उन सभी का भी हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और योगहार परिवार दिनों दिन तरक्की करता रहे और बढ़ता रहे, इस कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं माननीय मुनीलाल जी भाई साहब को मंच देता हूँ। आदरणीय मुनीलाल जी। और आज मंच की ओर से आपका बहुत बहुत शायदवाद और आभार, जो आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, जो आज हमारा देश को जरूरत है, जिस पर चिंता कर रहा है पूरा देश, गाय की रक्षा पर। और गाय की रक्षा तभी हो सकती है जब हम गाय, हमें जैसा आप आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने बताया कि हम गाय जो है हमें पालेगी। जैसे हाथी लेकर के वो महारथी चलते हैं और हाथी से उनका परिवार पलता है, इस प्रकार से गाय के द्वारा हमारे किसान का परिवार पलेगा, तो हर किसान गाय को अपने खेत पर रखेगा। इस उद्देश्य को लेकर के आगे और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, और निश्चित विजिट करेंगे और इस विषय को ही लेकर के हमें योगहार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है कि हम